हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश आरओ और एआरओ का आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम भी हुआ है। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ एआरओ के जो प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन हैं वो सारे मैं आपको वन बाय वन करके पढ़ा देता हूँ। परीक्षावाड़ी हो या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर हो, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा। तो 3 क्लासें मेरी अभी तक हुई हैं जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से संविधान को एक्सप्लेन किया है। पहले मैं आपको आधा से पौन घंटे के आसपास मैं आपको पढ़ाऊँगा जो भी टॉपिक मैं आज एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। इन टॉपिक के एमसीक्यूज़ को पहले मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा और इसके बाद मैं एमसीक्यूज़ को सॉल्व करवाऊँगा। जो भी एमसीक्यूज़ मैं सॉल्व करवाता हूँ या यूपी पीएससी के या फिर यूपीएससी के या किसी भी चीज़ के एमसीक्यू या प्रीवियस ईयर के पेपर आपको डाउनलोड करने हो तो आप एसएसजी कोचिंग है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एसएसजी कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आप हमारे वीडियो कोर्स भी परचेज़ कर सकते हो जो मैंने पढ़ाए हैं जीएस स्पेशल के, उसको आप परचेज़ कर सकते हो। अभी मैंने जीएस स्पेशल बैच 19 को 1000 रुपये से कम करके 500 रुपये कर दिया था। कल आप लोग के कहने पर जब मैं पढ़ाने आया था, तो आज लास्ट डेट है, कल मैं इसको फिर से 1000 रुपये कर दूंगा। तो बाकी स्टार्ट करते हैं क्लास को। विमल कुमार जी, इत्र नगरी कन्नौज से प्रणाम स्वीकार कीजिए। सर बिल्कुल स्वीकार किया जाएगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या नाम है बच्चे का? विमल कुमार। विमल, क्वेश्चन ये है कि आप इत्र नगरी से हैं ना? चलिए, आप इत्र नगरी से हैं, कन्नौज से। तो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कन्नौज से क्वेश्चन है कि बताइए कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच लड़ा गया और अंत में संभवतः किसको जीत प्राप्त हुई थी? अगला क्वेश्चन, कन्नौज के अन्य नाम कौन कौन से हैं? कन्नौज के अन्य नाम कौन कौन से हैं? अगला क्वेश्चन है कि वर्धन वंश, वर्धन साम्राज्य जिसको शुरुआत में पुष्यभूति साम्राज्य कहा जा रहा था, पुष्यभूतीय साम्राज्य कहा जा रहा था, इन्होंने अपनी प्रथम राजधानी किसको बनाया था और द्वितीय राजधानी किसको बनाया था? द्वितीय राजधानी किसको बनाया था? तो ये कन्नौज से कुछ प्रश्न हैं जो आपको बताने हैं, थोड़ा सा स्पीड से बताइएगा। अभिषेक पाल जी, लेखपाल बैच कब से रनिंग होगा? लेखपाल बैच में बेटा लेखपाल बैच में कुछ बचा है क्या? ग्रामीण प्रवेश में कुछ पशुपालन वगैरह बचा हुआ? चलिए मैं देख लूँगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है ना? हाँ सर, पॉज क्यों हो गई वीडियो? नहीं तो चलिए, तो अभिषेक पाल जी कह रहे हैं पाल विजय हुए। नहीं बेटा, पाल विजय नहीं हुए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर जीएस 18 में अभी तक जितनी क्लास हुई हैं उनमें से मेरे पेपर में 15 प्रश्न आए थे, आज एसआई में। अच्छा, और मेरा सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अच्छा ठीक ठीक, धन्यवाद भैया। आगे बस बाकी हिंदी में प्रश्न पूरे आ गए होंगे। देखो, जीएस में अगर आपके 15 डिट्टो मिल गए हैं तो हिंदी पूरी मिल गई होगी, रीजनिंग भी मिल गई होगी, मूल विधि भी मिल गई होगी, है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। तो त्रिपक्षीय संघर्ष आपका हुआ था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच। त्रिपक्षीय संघर्ष आपका हुआ था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच, और अंत में जो जीत हुई थी वो प्रतिहारों की हुई थी, गुर्जर प्रतिहारों की हुई थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? गलत मत कीजिएगा बेटा, गलत कर देंगे तो फिर जीवन कैसे चलेगा, ठीक है ना? तो जीत किसकी हुई थी? प्रतिहारों की हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज के अन्य नाम कौन से हैं? तो कन्नौज को हम लोग कान्यकुब्ज नगर कहते हैं, याद रखिएगा। कन्नौज को हम लोग कान्यकुब्ज नगर भी कहते हैं और कन्नौज को हम लोग महोदय नगर भी के नाम से भी जानते हैं। याद रखना है कि कन्नौज को ही कान्यकुब्ज नगर कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कन्याएं पाई जाती थीं उनके कुबड़ निकला रहता था। राष्ट्रकूट नहीं लगाना है बेटा, प्रतिहारों की जीत हुई थी जिसका शासक था मिहिर भोज, ठीक है ना? प्रतिहारों का जो सबसे खतरनाक राजा था वो था मिहिर भोज। मिहिर भोज को उसके अभिलेखों में विष्णु जी का अवतार बताया गया है, इसलिए मिहिर भोज ने अपने जो उपाधि थी उसको आदि वराह कहकर पुकारा है। तो आदि वराह भी मिहिर भोज को ही कहते हैं, है ना? तो याद रखना, गलत सलत मत बताओ। आगे बढ़ते हैं। तो पुष्यभूति वंश या वर्धन साम्राज्य अपने अपनी पहली राजधानी थानेश्वर को बनाया था। थानेश्वर आपका पड़ता है हरियाणा में। इन्होंने अपनी पहली राजधानी
थानेश्वर को बनाया था और जो दूसरी राजधानी है वो आपकी कन्नौज को बनाई थी। ठीक है ना। तो हर्षवर्धन की जो पहली राजधानी थी वो थानेश्वर थी और बाद में इसने अपनी राजधानी कन्नौज बना ली थी। कन्नौज में हर्षवर्धन ने महामोक्ष परिषद भी रखा था, महामोक्ष परिषद भी रखा था। साथ ही साथ इसने बौद्ध संगीति भी रखी थी। तो बौद्ध संगीति और महामोक्ष परिषद इसने सबसे पहले रखा था प्रयाग में और बाद में कन्नौज में रखना शुरू कर दिया। तो जो पांचवी बौद्ध संगीति है ना, और दूसरा जो महामोक्ष परिषद है वो संभवतः आपका कन्नौज से ही संबंधित है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आज की जो क्लास होगी उस क्लास में हम लोग किस पर चर्चा करने वाले हैं, है ना। यार ये बोर्ड हैंग कर गया, है ना। आज जो हम लोग क्लास करने वाले हैं, हाँ बेटा, 5 वर्ष में एक बार जो दान करता था जाके उसी को महामोक्ष परिषद कहते थे। सर मुझे आपकी जीएससी क्लास परचेज करनी। दिवेश कुमार यादव जी, आपने शायद एसएसजी गुरुकुल का ऐप डाउनलोड कर लिया है इसलिए आपको कुछ मिल नहीं रहा है। गुरुकुल का ऐप डाउनलोड नहीं करना है आपको, एसएसजी कोचिंग का ऐप डाउनलोड करना है। उसमें ट्रायंगल बना होगा लाल और काले रंग का, ठीक है देवेश जी, उसको आपको डाउनलोड करना है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो ये बात आपको समझा दिया मैंने। आगे बढ़ा जाए। ये थोड़ा सा बोर्ड हैंग कर गया है, इसको मैं थोड़ा सा सही करता हूँ। ये पीडीएफ आपको पढ़ानी है आज, तो चलिए एक सेकंड में टाइम को दीजिए हैं। चलिए जब तक ये रीस्टार्ट हो रहा है तब तक हम लोग अपनी बात कर लेते हैं। सर करंट अफेयर करा दीजिए, परसों एग्ज़ाम है, ठीक है। करंट अफेयर हमने आपको शायद अगस्त या सितंबर तक का करा दिया है। अक्टूबर नवंबर 2 महीने करंट अफेयर बचा हुआ है, उसको आपको कराना है। 2 महीने का बचा है ना, सितंबर तक तो मैंने करा ही दिया है आपको। और बाकी फटाफट से लोगों को जोड़ लीजिए तो फिर आगे बढ़ा जाए। फटाफट से लोगों को जोड़ लीजिए, अभी बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा तो मैं नाम लेता हूँ। स्टडी, अच्छा इमरान अली जी, शुभम तिवारी, SSR नमस्ते बेटा, जय श्री राम बच्चा कह रहा है, ठीक है। MWD राम सुमिरन वर्मा, स्टार्ट किया जाए। हाँ चलो सही हो गया। चलो तो भारतीय संविधान पर हम लोग बात कर रहे थे, भारतीय संविधान पर। और आज हम लोग को जो बात करनी है वो बात करनी है भाग नंबर 1 पर। भाग नंबर 1 क्या है? भारत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। फिर दूसरी बात हम लोग को करनी, कल प्रस्तावना तक चर्चा हो गई थी, तो आज भारत में राज्य कैसे बनते हैं उनकी ट्रिक याद करेंगे, ठीक है ना। फिर राज्यों का संघ यानी कि राज्य का निर्माण कैसे होता है, इन सब पर बात करेंगे। फिर दूसरी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे नागरिकता पर, क्योंकि भारत के सभी लोग क्या है? नागरिक हैं, भारतीय। फिर तीसरी बात करेंगे मौलिक अधिकार की, फंडामेंटल राइट्स की। और फिर चौथी हम लोग बात करेंगे मौलिक कर्तव्य की। मौलिक कर्तव्य की, ठीक है ना। तो इन पर बात करनी है, तो फटाफट से जुड़ जाइए और आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए जल्दी से, फटाफट से हेडिंग पड़ जाएगी, भारत राज्यों का संघ। फटाफट से हेडिंग पड़ेगी, भारत राज्यों का संघ। भाग नंबर 1, अनुच्छेद नंबर 1 से लेकर 4। 1 से क्या है भैया? 4 तक, 1 से 4 तक। तो देख लेते हैं फटाफट, 1 2 3 4। तो भाग नंबर 1 क्या कहता है? भाग नंबर 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। करुणेंद्र प्रताप जी, हाँ मैं आपको जानता हूँ शायद, करुणेंद्र, है ना। तो भाग नंबर 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ होगा। पहला याद कर लीजिए, भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में आपका अनुच्छेद नंबर 1 बताता है।
क्या बताता है भैया? अनुच्छेद नंबर 1 बताता है। भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? राज्य आते हैं, राज्यों के राज्य क्षेत्र आते हैं। पहली अनुसूची में जितने भी क्षेत्र दिए गए हैं वो भी संघ राज्य क्षेत्र आते हैं, या ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, है ना, जैसे कि हम आगे चलकर पाकिस्तान हमारे अंडर में आ जाए, ठीक है ना, या भूटान हमारे अंडर में आ जाए। बात समझ आ रही है? तो भारत को बेटा राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का संघ इसलिए कहा गया है, देखो यहां पर आपको मैं संघ और फेडरल में अंतर समझा देता हूं। यहां पर मैं आपको संघ और फेडरल में अंतर समझा देता हूं। संघ और फेडरल में अंतर समझा देता हूं, है ना। क्या भारत क्या है? राज्यों का संघ है। इसका तात्पर्य यह है भारत राज्यों के मध्य, भारत और राज्यों के मध्य कोई सौदेबाजी नहीं हुई है, कोई समझौता नहीं हुआ है कि राज्य भारत से तभी तक जुड़े रहेंगे जब तक वो ट्रीटी काम करेगी, या कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि राज्यों के बीच ये तभी आपस में जुड़े रहेंगे, भारत का स्वरूप बनाएंगे, इनके बीच कोई समझौता हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थात कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। बात समझ आ रही है? तो जो भारत है वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्या ये बात समझ में आई है ना? तो भारत क्या है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अविनाशी क्या है भैया? संघ है। क्लियर है? याद रखना है आपको। और फेडरल इसी का उल्टा होता है, समझौते या संधि का परिणाम होता है, ठीक है ना। तो ये होता है भारत में संघ राज्य क्षेत्र। तो ये है भारत का पहला भाग। फिर दूसरा क्या है? संविधान का दूसरा भाग नए राज्यों के प्रवेश और उनकी स्थापना के बारे में बताता है। नए राज्यों के प्रवेश और व उनकी स्थापना के बारे में बताता है। क्लियर है? तो दूसरे अनुच्छेद भी आपको याद हो गया। फिर तीसरा क्या है? नए राज्यों का निर्माण के बारे में बताता है, और वर्तमान राज्य की जो क्षेत्र है उनकी सीमा या नामों में परिवर्तन किस विधि के द्वारा किया जाएगा ये बताता है। और ये सारी शक्तियां किसके पास हैं? संसद के पास हैं, ठीक है ना। तो नए राज्यों का निर्माण और जो भी राज्य क्षेत्र हैं उनके नाम व सीमा में परिवर्तन। सीमा में क्या बेटा? परिवर्तन। और ये सारे अधिकार किसके पास होंगे? तो ये सारे अधिकार आपके संसद के पास होंगे। ये सारे अधिकार किसके पास होंगे भैया? तो ये सारे अधिकार आपके संसद के पास होंगे। और चौथा क्या बताता है? चौथा बताता है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अगर कोई भी संशोधन किया जाएगा, अनुच्छेद 2, छोटू कुमार जी बेटा हमने आपके कमेंट देख लिया है, परेशान मत हो, ठीक है। हाँ, तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, 2 और 3 के तहत जो भी संशोधन किया जाएगा, फिर मैं बताता हूँ, नए राज्यों का प्रवेश हो और चाहे नए राज्यों का निर्माण हो, इनके तहत जो भी परिवर्तन किया जाएगा उसको अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय नहीं माना जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि जो पहले 29 राज्य थे, अब 28 राज्य हो गए, पहले 28 थे फिर 29 हो गए। तो जो राज्यों का बढ़ने घटने का क्रम है, क्या उसके लिए हमें कोई अलग से संशोधन याद करना पड़ रहा है? नहीं। तो बस इतना याद करना है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधनीय नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। संशोधनीय नहीं माना जाएगा मतलब अलग से कोई संविधान नहीं याद करना पड़ेगा संशोधन का हमें, है ना, नहीं माना जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? क्लियर है भाई? तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन ये है कि अगर क्या देखो सभी ताकत क्या है? संसद के पास है। ताकत क्या है भैया? संसद के पास है कि वो नए राज्यों का प्रवेश कैसे करती है, नए राज्यों की स्थापना कैसे करती है, नए राज्यों का निर्माण कैसे करती है, राज्यों की स्थापना या फिर सीमा या नाम में परिवर्तन कैसे करती है। क्या संसद के पास ये अधिकार है कि वो अपने किसी भूभाग को, अपने क्षेत्रीय भूभाग को किसी दूसरे देश को दे दे? तो आपका आंसर आएगा नहीं। और अगर ऐसा किया जाएगा कि हमें अपना कोई भू क्षेत्र किसी दूसरे को देना पड़ जाए तो क्या उसको संशोधनी माना जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत? तो आपका आंसर आएगा हाँ। यानी जब हम किसी को देंगे, जब हम लोग अपना भूभाग किसी को देंगे, है ना, तो हमें संशोधन करना पड़ेगा। इतनी बात आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि अगर मान के चलिए किसी नए राज्य का गठन करना है, सपोज करो क्या हुआ, किसी नए राज्य का गठन करना है, तो प्रोसेस क्या होगी समझिएगा। जैसे मान के चलिए कि आंध्र प्रदेश है, जैसे मान के चलिए आंध्र प्रदेश है, क्या ये बात समझ में आई? और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होने के लिए कह रहा था, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होने के लिए कह रहा था, मैं समझा रहा हूं फिर समझिएगा, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होने के लिए बात कह रहा था, तो आप समझना कि आंध्र प्रदेश की जो विधायिका होगी, समझ रहे हो, आंध्र प्रदेश का जो क्या होगा भैया, विधानमंडल होगा, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश का जो विधानमंडल होगा, किसी भी नए राज्य के गठन का जो प्रस्ताव होता है, किसी भी नए राज्य को गठित करने का जो प्रस्ताव होता है, वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पेश किया जाता है, पूर्वानुमति से पेश किया जाता है। यानी कि अगर तेलंगाना अलग होने की बात कर रहा था तो राष्ट्रपति के पास ऐसा प्रस्ताव आएगा और राष्ट्रपति का कार्य होगा कि जिस राज्य से कोई दूसरा राज्य अलग होने की बात कर रहा है, यदि दो राज्यों से निकलकर कोई एक राज्य आ रहा है या किसी एक राज्य से ही दूसरा राज्य निकलकर आ रहा है, तो राष्ट्रपति ऐसे प्रस्ताव को पहले उस राज्य के विधानमंडल के पास भेजेगा और पूछेगा क्या ऐसा सही है। बात समझ आ रही है? राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं है, है ना। क्या ये बात समझ में आ रही है? और अगर वो प्रस्ताव चाहे तो उसको स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। लेकिन अगर विधानमंडल ने पास कर दिया है कि हमारे राज्य से इस क्षेत्र को अलग कर दो और इसको नया राज्य बना दो, तो फिर संभवतः राष्ट्रपति, है ना, अधिकतर यही होता है कि राष्ट्रपति ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही ये जो प्रस्ताव है ये आगे चलकर संसद में पेश किया जाएगा, संसद में पेश किया जाएगा। क्लियर है? तो ये इसका एक पॉइंट आपको और याद रखना है, ठीक है। तो किसी भी राज्य का अगर गठन करना है तो राज्य गठन के लिए, है ना, ऐसे इससे संबंधित कोई जो विधेयक होगा वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। क्या यहां तक आपको बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब शुरुआत करते हैं। लगभग 552 रियासतें थीं शुरुआती दौर पर, लगभग 552 रियासतें थीं। कितनी रियासतें बच्चा? 552 रियासतें थीं। अब इन 552 रियासतों का विलय करने की बात कही गई। इन 552 रियासतों का विलय करना था, ठीक है ना। तब विलय करने के लिए 3 जून का प्लान, जिसको कहा जाता है इस्मा प्लान, इस्मा प्लान या बाल्कन प्लान या डिकी बर्ड प्लान, डिकी बर्ड प्लान। इसमें क्या हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन ने सर हेस्टिंग्स इस्मा से कहा, लॉर्ड माउंटबेटन ने हेस्टिंग इस्मा से कहा, और उस समय भारत के जो सचिव थे उनका नाम था वीपी मेनन। भारत के जो सचिव थे उनका नाम था वीपी मेनन। तो भारतीय सचिव वीपी मेनन और भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। हाँ बेटा, संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों आती है, ठीक है, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिल गई है, ठीक, वापस आ जाओ। तो अब इनके लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि जो रियासतें हैं उन रियासतों को कह दिया गया कि जिस रियासत को भारत में मिलना है, ऑप्शन दिया गया, जिस रियासत को भारत में मिलना है वो भारत में मिल जाए, और जिस रियासत को पाकिस्तान में मिलना है वो पाकिस्तान में मिल जाए। अब इस 552 रियासतें वो ऐसी थीं जो भारत में मिलने के पक्षधर में थीं, है ना। और लगभग अगर छोटी और रियासतें जो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत की मिला लें तो 552, और इसमें हम लोग 13 और जोड़ दें तो 552 13 कितनी हो जाएंगी? 52 10 62 और 3 65। तो टोटल उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत की भी रियासतों को मिला लिया जाए, ये 13 रियासतें ऐसी थी जो शुरू से ही पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्ला रही थी, इसलिए हम लोग 552 को लेकर चलते हैं भारत के इतिहास में। ये टोटल लेकर चला जाएगा, इनको भी ले लें तो 565 हो जाती हैं। अब इस 13 को छोड़ दिया जाए तो 552 जो भारत में मिलने के लिए तैयार थी, लेकिन फिर भी
3 रियासतों के आधे लोग कह रहे थे कि भारत में मिल जाओ और 3 लोग कह रहे थे कि भारत में नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे। तो 552 में से 549 रियासतें जो थीं, 552 में से जो 549 रियासतें, 49 + 3 कर लो, जो 49 रियासतें थीं इनको वल्लभ भाई पटेल ने साम दाम दंड भेद करके मिला लिया। तो सरदार पटेल द्वारा भारतीय रियासतों का विलय कर दिया गया, जिनकी सहायता भारतीय सचिव वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन ने भी की थी। वल्लभ भाई पटेल की सहायता इन दोनों ने मिल भी की थी, ठीक है ना। फिर जो 3 रियासतें थी, इन 3 रियासतों में एक थी हैदराबाद, एक थी जूनागढ़ और एक थी जम्मू कश्मीर। इन 3 रियासतों ने कहा कि हमको भाई स्वतंत्र रहना है, जिसमें हैदराबाद का ज्यादातर मत जो था वो पाकिस्तान तरफ चला गया। जूनागढ़ भी स्वतंत्र रहना चाहती थी और जम्मू कश्मीर भी स्वतंत्र रहना चाहती थी। अब इन तीनों में से जो सबसे ज्यादा अमीर राजा था वो था हरि सिंह, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे वो हरि सिंह थे। तो हैदराबाद को मार पीट करके, सभी निजामों को मार उड़ के पुलिस कार्यवाही के द्वारा मिला लिया गया। और पुलिस कार्रवाई कह लो या फिर सैनिक कार्रवाई कह लो, तो पुलिस कार्रवाई या सैनिक कार्रवाई के द्वारा हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाया गया। जनमत संग्रह, इसको मार पड़ते देख जूनागढ़ डर गया और फिर जनमत संग्रह हुआ और इस जनमत संग्रह के तहत बाय रेफरेंडम जूनागढ़ रियासत को भी मिला लिया गया। महाराजा हरि सिंह ने लॉर्ड माउंटबेटन से उनके अच्छे संबंध थे। उन्होंने कहा मुझे स्वतंत्र रहना है, ना भारत चाहिए और ना पाकिस्तान चाहिए। तो जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र छोड़ दिया गया। फिर पाकिस्तान के कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया, तो सहायता मांगी भारत से। तो भारत के सचिव वीपी मेनन ने कहा कि भारत सहायता तुम्हारी तभी करेगा जब तुम अपनी रियासत को भारत में सौंपोगे। तब जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और जम्मू कश्मीर की रियासत भी भारत के कब्जे में आ गई और तब भारत की सेना भेजी गई। फिर अपनी अलग कहानी है, फिर कश्मीर का इतिहास है जो हमने पढ़ाया है यूट्यूब पे, उसको देख लीजिएगा। तो यहां तक आपको बात समझा पाया मैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय रियासतों का विलय किसने किया था, तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था। लेकिन अगर कह दिया जाए कि देसी रियासतों से समझौता समिति किसने बनाई थी, देसी रियासतों से समझौता समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो देसी रियासतों से समझौता समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। जबकि रियासतों का विलय करने का श्रेय किसको जाता है, तो आपका आंसर आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जूनागढ़ कहाँ है बेटा, जूनागढ़ गुजरात में है और इतिहास में जूनागढ़ का अपना एक अलग महत्व है। जूनागढ़ जो है वो वहीं पर सौराष्ट्र झील है, सौराष्ट्र झील गुजरात की है ना, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य है ना, अशोक, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, इन सब का नाम आपका जूनागढ़ से मिलेगा। रुद्रा दमन का जूनागढ़ अभिलेख सुना है आपने, रुद्रा दमन का जूनागढ़ अभिलेख। इन लोगों ने पूरे, रुद्रा दमन एक शक शासक है, जूनागढ़ों पर पूरे शकों का कब्जा था। किसका कब्जा था बेटा, शकों का कब्जा था, शकों का, ठीक है। नहपान वगैरह आपने सुना होगा, तो वो शकों का कब्जा था, ठीक है ना वहां पे। चलो आगे बढ़ा जाए। तो ये बात आपको मैं समझा पाया। अब आपके मन में आ रहा होगा, ठीक है सर, ये जो 552 रियासतें थीं, ये जो 552 रियासतें थीं, अब इनको राज्य में कैसे तब्दील किया गया होगा। इन 552 रियासतों को राज्य में बदलने के लिए इनके 4 भाग कर दिए गए, है ना। जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, ठीक है ना। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, इनको 4 भागों में बांट दिया गया। अब ग्रुप ए में वो सभी राज्य रखे गए जो 1935 के भारत शासन अधिनियम में जिन भी क्षेत्रों को प्रांत कहा गया था, अर्थात जहां ब्रिटिश भारत के गवर्नर थे, है ना, जहां पर ब्रिटिश भारत में जहां गवर्नर शासन कर रहे थे, उन सभी राज्यों को उठाकर हमने ग्रुप ए में रख दिया। क्लियर है। फिर ग्रुप बी में किसको रखा, बड़े आकार की देसी रियासतों को ग्रुप बी में रखा गया, जैसे हैदराबाद की रियासत, मैसूर की रियासत। ग्रुप सी में, है ना, ग्रुप सी में किसको रखा गया, तो ग्रुप सी में छोटे छोटे रियासतों को रखा गया था जिसमें छोटे छोटे शाही शासन चल रहे थे, है कि नहीं। और ग्रुप डी में किसको रखा गया, ऐसे क्षेत्र जो आगे चलकर विदेशियों से प्राप्त हुए थे, है ना, विदेशियों से अर्जित किए गए थे। ग्रुप डी में वैसे एक ही क्षेत्र था, वो था अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, बस इतना याद कर लो।
तो ग्रुप डी में क्या था, विदेशियों से अर्जित क्षेत्र थे। ग्रुप डी में क्या था, विदेशियों से अर्जित क्षेत्र थे। ग्रुप सी में क्या था, छोटी रियासतें थी, छोटी छोटी जो रियासतें थी उनको मिलाकर ग्रुप सी के राज्य बनाए गए थे। और ग्रुप बी में क्या था, बड़ी रियासतों के राज्य थे, बड़ी बड़ी रियासतों के राज्य थे। और ग्रुप ए में क्या था, 1935 के अधिनियम में जिन भी क्षेत्रों को प्रांत कहा गया था, यानी जहां पर ब्रिटिश भारत के क्या गवर्नर शासन कर रहे थे, उन सभी क्षेत्रों को मिलाकर ग्रुप ए के राज्य बनाए गए। तो ग्रुप ए के राज्य में असम हो गया, बिहार, बंबई, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जिसको संयुक्त प्रांत कह रहे हो, पश्चिम बंगाल, ये सारे आपके ग्रुप ए वाले में आ जाएंगे। ग्रुप बी में आपके कौन कौन से आ जाएंगे, बड़ी बड़ी रियासतें, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, विंध्य का प्रदेश। छोटी छोटी रियासतों में अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सारे आपके ग्रुप सी में आ जाएंगे। ग्रुप डी में आपका विदेशियों से सिर्फ अंडमान निकोबार वाला पार्ट आपका आ जाएगा। आई विश मैं आपको समझा पाया। जल्दी बताइए भैया, यहां तक आपको बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब इन 4 ग्रुप बनाए गए, इन 4 ग्रुपों में इतने प्रकार के राज्य बनाए गए, आपको समझ में आ गया? अब सभी राज्य, अब जो राज्य बनाए गए, अब आगे चलकर जैसे गुजराती मराठी सब एक साथ रह रहे हैं, गुजराती मराठी एक साथ रह रहे हैं, और बंगाली संथाली एक साथ रह रहे हैं, यानी सभी आप मान के चलो कि जो अलग अलग भाषा, अलग अलग कस्टम वाले जो लोग थे वो सब एक साथ रह रहे थे। धीमे धीमे उन लोगों में है ना जन भावना खत्म होने लगी और क्षेत्रीयवाद पैदा होने लगा। क्षेत्रीयवाद में मतलब अपने क्षेत्र अपनी भाषा, अपने क्षेत्र और अपनी भाषा, ऐसा भावना उनके अंदर पैदा होना शुरू हो गई। तब क्या हुआ, तेलुगु भाषाई लोग, मराठी लोग, मलयालम लोग, है ना, ये जो सब पहले एक साथ रह रहे थे, है ना, ये सब पहले क्या कर रहे थे, एक साथ रह रहे थे। अब इनके दिमाग में आ गया कि क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है ना। अब क्षेत्रीयवाद को बढ़ावा देने के लिए क्या हुआ कि इन लोगों ने कहा कि हम सभी को, हमारे जो राज्य है उन सभी को भाषा के आधार पर बांट दो, भाषा के आधार पर बांटो। इन्होंने ऐसा कहना शुरू किया कि हमें भाषा के आधार पर बांटो, लेकिन सरकार ने सोचा कि अरे अभी चिल्ला रहे हैं, अभी थोड़ी देर के बाद शांत हो जाएंगे, लेकिन ये शांत तो हुए ही नहीं भाई। जब ये शांत नहीं हुए तो तेलुगु नेताई पोट्टी श्री रामलू, एक तेलुगु नेताई थे जिनका नाम था पोट्टी श्री रामलू। इन्होंने सरकार से कहा कि भाई आंतरिक कलह हो सकती है, अन्य अन्य लोगों जो अलग अलग भाषा बोल रहे हैं इनके बीच में आंतरिक कलह हो सकती है, तो आप मेरी मानिए, तो आप इसको अलग कर दीजिए, ठीक है ना। तब राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि ठीक है भाई, आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात सुनता हूं और ये बात आगे बढ़ाता हूं। इनकी बात सुनी गई और सुनने के बाद 1952 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया, राजभाषा आयोग का गठन किया गया। और राजभाषा आयोग के गठन का जो अध्यक्ष थे उनका नाम था आपका एस के धर। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर मुख्य न्यायाधीश थे, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर जो क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे। राजभाषा आयोग का गठन कर दिया गया। अब राजभाषा आयोग के गठन में जो एस के धर थे उनने सोचा कि यार अगर इस भारत राज्य को भाषा के आधार पर बांटा जाएगा, इस भारत के राज्य को भाषा के आधार पर बांटा जाएगा, है ना, तो बिहारी कहेंगे, जो बिहार के लोग होंगे वो कहेंगे हम बिहार के लाल हैं, यूपी वाले कहेंगे हम यूपी के लाल हैं, है ना, केरल वाले कहेंगे हम मलयालम के लाल हैं। समझ पा रहे हो? सभी लोग अपने अपने भाषा और अपने अपने क्षेत्र को बढ़ावा देंगे तो बंधुत्व की भावना, समझ रहे हो ना, भ्रातृत्व की भावना, भाईचारे की भावना, है ना, ये सब खत्म हो जाएगी। ये सब क्या हो जाएगी भाई, ये सब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अब जब ये सोचा गया, ये सब कौन सोच रहा है, एस के धर सोच रहे हैं। तो एस के धर के दिमाग में आया कि यार ऐसा करते हैं कि इनको भाषा के आधार पर ना बांटकर प्रशासन की सुविधा के अनुसार बांटते हैं। प्रशासन की सुविधा के अनुसार का मतलब क्या है कि जो ज्यादा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके क्षेत्र को अलग करते हैं और जो धनी लोग हैं उनके क्षेत्र को अलग करने की कोशिश करते हैं। तो प्रशासन की सुविधा के आधार पर बांटते हैं, ठीक है ना।
तो एसके-धर ने भाषा के आधार पर राज्यों के बंटवारे को मना कर दिया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बांटने की बात एसके-धर ने कर दी। ठीक है, अब जब एसके-धर ने, हाँ बेटा, एसके-धर ने जब प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बात कर दी कि भाई सब लोग, कोई बिहार का लाल है, कोई यूपी का लाल है, तो भारत का लाल कौन बनेगा? भारत का लाल कौन बनेगा भाई? है ना, बिहार वाले बिहारी कर देंगे, यूपी वाले अपनी बात कर देंगे, मलयालम वाले अपनी बात कर देंगे, संथाली वाले अपनी बात करेंगे, तो भारत का लाल कौन बनेगा? ये सब प्रश्न उठ रहे थे मन में, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो भाषा के आधार पर ना बांटकर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बांटा जाए, ऐसी बात हो गई। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर धमकी दी गई कि भैया समझा लो, है ना, हम चाहते हैं कि हमें भाषा के आधार पर बांट दो। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा ठीक है, हम जयपुर जा रहे हैं। और जयपुर में फिर मीटिंग हुई, और जयपुर में मीटिंग हुई तो राजेंद्र प्रसाद जी ने 3 लोगों को सौंपा। जेवीपी कमेटी बनाई गई, और जेवीपी कमेटी में जे से थे जवाहरलाल नेहरू, वी से थे वल्लभ भाई पटेल, और पी से थे पट्टाभी सीतारमैया। अब ये जेवीपी कमेटी बनाई गई, और जेवीपी कमेटी का बस एक ही पॉइंट था, सुनील कुमार जी जीएस बैच में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको एसएसजी कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर लो, एक नीचे लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन पे, उसको क्लिक करो, और जो भी बैच आपको लेना है, आपको वनडे लेवल का पढ़ना है कि आपको अच्छे लेवल से पढ़ना है, वो सब डिसाइड कर लो, और वहाँ पर जाकर वीडियो कोर्स मेरा लगा हुआ है, आप उसको परचेज कर लो, और एक बार में जितना मन हो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे डेली पढ़ के 1-1.5 महीने में ख़त्म कर लो, बस आपकी सारी स्ट्रांग हो जाएगी जीएस। मैंने जीएस स्पेशल बैच 19 जो 1000 रुपये का था उसको 500 रुपये का कर दिया है आज के लिए, है ना। हाँ, वापस आ जाओ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयपुर गए, और जयपुर में उन्होंने इस पर चर्चा करने के लिए जेवीपी कमेटी बना दी। इस जेवीपी कमेटी की अपनी रिपोर्ट आने ही वाली थी कि पोट्टी श्री रामलू की 56 दिन की भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई। अब 56 दिन की भूख हड़ताल के दौरान क्या हो गई भाई? मृत्यु हो गई, और इस मृत्यु का सदमा, है ना, तेलुगु नेताई या तेलुगु के लोग बर्दाश्त न कर पाए, और इस डर के मारे अब तेलुगु नेता मरा था, इस डर के मारे एक घोषणा कर दी गई कि ठीक है, हम भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा कर देंगे, और भाषाई आधार पर बनने वाला पहला जो राज्य होगा वो आंध्रा होगा। तो भाषाई आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य होगा वो आंध्र प्रदेश बन गया। 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य हो गया वो कौन सा हो गया बच्चा? तो आपका आंसर आएगा सर आंध्र प्रदेश बन गया। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई है, हाँ कि ना? जल्दी बताइए, आ गई कि नहीं आ गई? बहुत बढ़िया। तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा होना शुरू होगा, और आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना क्योंकि तेलुगु नेताई मरे थे। ठीक है ना? अच्छा, अगर आपके दिमाग में कभी ये सब आता है कि सर आप डेट बता दीजिए, डेट बता दीजिए, तो डेट आप चाहे तो याद कर लो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना? तो जेवीपी कमेटी जो थी 1948 में बनी थी। ठीक है, चलो, और 1949 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई है। तो यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगली बात। अब आंध्र प्रदेश को जब भाषा के आधार पर बांट दिया गया, थर्ड नेम क्या लिखे हैं? पट्टाभी सीतारमैया बेटा। पट्टाभी सीतारमैया ये वही हैं जिनको सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन में 203 वोटों से हरा दिया था। ठीक है, करुणेन्द्र प्रताप जी कह रहे हैं सर मोहित आज ही बैच ले लो भाई, धन्यवाद। चलो वापस आए, वापस आओ। तो हमने क्या बताया आपको? ये सब आपको सारी बात बता दी। अब अगली बात समझ लो। अगली बात क्या है? अब भाषा के आधार पर बांटने की चीजें शुरू हुई, इसके लिए बनाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग। अब भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा करने के लिए बनाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में, और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था फजल अली। इस आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था फजल अली, और जो सदस्य थे
उनका नाम था के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू, ये क्या थे भैया, इस राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य हो गए। अब इन सदस्यों के बनने के बाद अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी। अब रिपोर्ट में क्या हुआ कि भाई जो 552 रियासतें थीं, इन सबको भाषा के आधार पर बांटना शुरू किया गया और 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने शुरू हुए। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, है ना। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी, फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। राज्य पुनर्गठन क्या हुआ, अधिनियम बना। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना भाई, 1956 में। इसे कहते हैं 7वां संविधान संशोधन। इसे क्या कहते हैं भाई, 7वां संविधान संशोधन 1956, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया गया भैया, गठन किया गया। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आपको यहां तक बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। अब आपको पता चल गया सर 14 राज्यों का गठन हुआ है, तो अब हमको याद किससे करने हैं, अब हमको याद किससे करने हैं, अब हमको याद करना है कि सर अगर आप हमको 15वें राज्य से लेकर, है ना, 15वें राज्य से लेकर 29वें राज्य तक अगर आप हमको याद करवा दें, क्योंकि वर्तमान में तो 28 हैं लेकिन 29 हो गए थे ना, तो यदि आप हमको 15वें राज्य से लेकर 29वें राज्य को याद करने की अगर हमको ट्रिक बता दें तो मजा आ जाए। हालांकि मैंने जो ट्रिक बता रखी है तो फिर मैं देखता हूं, है ना। सूत्र क्या है, सूत्र है गुणहारी हिम त्रिपुरारी मेघसी। गुणहारी हिम त्रिपुरारी त्रिपुरारी मेघसी। गुणहारी हिम त्रिपुरारी मेघसी। तो ये गु है, ये 15वां राज्य है। गु से क्या हो गया, गुजरात। किससे अलग हुआ था, महाराष्ट्र से। 16वां क्या हो गया, ना से नागालैंड। 16वां क्या हो गया, ना से नागालैंड। फिर 17वां क्या हो गया, हरी से हरियाणा। हरी से हरियाणा। 18वां क्या हो गया, ही से हिमाचल प्रदेश। ही से क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश। ही से क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश। फिर 19वां माँ से क्या हो गया, मणिपुर। माँ से क्या हो गया, मणिपुर, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ हाँ बेटा, मणिपुर याद करना है, मिजोरम नहीं, मिजोरम नहीं, वो मिजोरम मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है ना। मणिपुर याद करना है। फिर त्रिपुरारी, तो 20वां क्या होगा, त्रिपुरारी से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरारी जो है वो क्या है भैया, त्रिपुरा है। त्रिपुरारी क्या है बच्चा, त्रिपुरा है। फिर 21वां क्या हो जाएगा आपका, मेघ से मेघालय। मेघ से मेघालय। फिर 22वां क्या हो जाएगा आपका, सी से सिक्किम। सी से क्या हो जाएगा, सिक्किम। तो गुणहारी हिम त्रिपुरारी मेघ सी, ये अगर आपको याद रहेगा तो आप 15 से लेकर 22 तक के याद कर सकते हो। गुणहारी हिम त्रिपुरारी मेघ सी अगर आपको याद रहेगा तो आप क्लियर है। 19वां मणिपुर है, हाँ बिल्कुल सही है, ये याद हो गया। अच्छा, अब हमको अगले याद करने हैं। अब हमको 23, 24, 25 के बाद से याद करने हैं, तो वो क्या बनेगा। अब 23, 24, 25 को याद करना है तो आप ऐसे याद कर लो, मी रू गो, मिरुगो, है ना, मिरुगो 87, ऐसे याद कर लो। तो मी से क्या होगा, तो 22 तक तो हो गए थे, तो मी क्या है, 23वां है। रू क्या है, 24वां है। और गो क्या है, 25वां है। तो मी से हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम। रू से क्या हो जाएगा, रू अरुणाचल प्रदेश। रू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और गो से क्या हो जाएगा, गोवा। और पूछा जाएगा गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था 1987 में, तो मेरे को 87 लिखा हुआ है। फिर याद करेंगे छऊज, छऊज 2000, ठीक है ना, क्या याद करेंगे, छऊज 2000। तो 25 के बाद क्या आता है, 26, तो छा लिखा हुआ है ना, तो छा से 26 और छा से छत्तीसगढ़। तो 26वां राज्य कौन सा था, छत्तीसगढ़ था। तो 27वां कौन होगा, ऊ से उत्तराखंड होगा, उत्तराखंड होगा। तो 28वां कौन सा होगा, तो आपका झा से झारखंड होगा। अब ये 2000 क्या है, क्योंकि ये सभी की स्थापना सन 2000 में हुई थी। इन सभी की स्थापना कब हुई थी, 2000 में हुई थी। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, छा ऊ झ, ठीक है ना, ऐसे लिख देता हूं। छा से छत्तीसगढ़, 26, 27, 28। एक सेकंड रुकना है।
26, 27, 28। तो 6 से 26 और 6 से छत्तीसगढ़। फिर 27वां क्या है, ऊ से, ऊ है ना, ऊ से उत्तराखंड। और 28वां झा से झारखंड। तो छऊज याद करना है, क्या याद करना है बच्चा, छऊज याद करना है, तभी आपका काम बन पाएगा। अब ये कब अलग हुए थे, अब देखो आपको याद करना है किससे अलग हुए थे। तो छत्तीसगढ़ अलग हुआ था एमपी से, है ना, क्योंकि यहां से अब क्वेश्चन बनता है। तो छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से। और झारखंड बिहार से अलग हुआ था। ये कब अलग हुआ था, सन 2000 में। लेकिन कब कब, 1 नवंबर सन 2000 को ये अलग हुआ था, 9 नवंबर सन 2000 को ये अलग हुआ था, और 15 नवंबर सन 2000 को आपका ये अलग हुआ था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। अब आपको पता है कि 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। 2 जून 2014 को कौन बना था भैया, तेलंगाना बना था। 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था, जो किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो ये भारत का कौन सा राज्य बना था, 29वां राज्य बना। फिर आपको पता चला कि भारत में 29 राज्य हो गए और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। इनके बाद, है ना, इन सब के बाद क्या हो गया, 29 राज्य हो गए और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। क्लियर हो गए भाई, 29 राज्य हो गए और 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। फिर अब क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को उठाकर केंद्र शासित प्रदेश में डाल दिया गया। जम्मू कश्मीर को उठा के क्या कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश में डाल दिया गया, और प्लस लद्दाख भी इसमें ऐड कर दिया गया। तो अब यहां पर बचा 28 राज्य और यहां पर हो गए 9 केंद्र शासित प्रदेश, 9 केंद्र शासित प्रदेश। फिर क्या हुआ, दमन दीव, दमन दीव और दादरा नागर हवेली, दादरा नागर हवेली, इन दोनों को मर्ज करके एक कर दिया गया। तो अब जो वर्तमान है, जो वर्तमान की स्थिति है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वाली है। वर्तमान में जो स्थिति है वो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वाली स्थिति वर्तमान में हम लोग के पास बची हुई है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, मैं आपको समझा पाया तो यस सर बोलो कि यस सर, हमको यहां तक पूरी बात क्लियर है। जल्दी से बेटा जल्दी बताओ, फटाफट। एक आपको संशोधन याद कर लेना, 7वां संविधान संशोधन। इसमें भारत ने अपने कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को हस्तांतरित किए और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र लिए। ठीक है ना, तो भारत और बांग्लादेश की जमीन से संबंधित जो संशोधन है वो 7वां है, 100 नंबर वाला। ठीक है ना, 101 आपका जीएसटी वाला आ जाएगा। ठीक है, और भारत और बांग्लादेश के बीच में सबसे लंबी सीमा है, आपको ये भी पता होना चाहिए। सबसे लंबी सीमा भारत किसके साथ साझा करता है, तो सबसे लंबी सीमा आपकी बांग्लादेश के साथ साझा करता है। इसके लिए सूत्र आता है ना आपका एक, 55 MBA, 55 MBA ये सूत्र होता है ना, जिसमें आपका बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा होती है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, सबसे लंबी सीमा आपकी बांग्लादेश से है 4096 किलोमीटर, है ना, और अफगानिस्तान से सबसे छोटी है मात्र 106 किलोमीटर। ठीक है ना, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं सीमा वाली जो बात है। तो हमने आपको पॉलिटी का एक चैप्टर और समाप्त किया। ठीक है, हमने आपको, हाँ बेटा, हमने आपको क्या किया कि एक चैप्टर आपको और समाप्त किया। नहीं बेटा, इस वाले संशोधन में 111 अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को दिया गया था और 51 अंतः क्षेत्रों को भारत ने लिया था। तो 111 विदेशी अंतः क्षेत्र जो इनक्लेव कहलाते हैं वो बांग्लादेश को दिया था और बांग्लादेश के 51 इनक्लेव क्षेत्रों को हमने अर्जित किया था। ठीक है, हाँ, तो ये वो वाला है। तो आप लोगों का भाग नंबर 1 पूरी तरीके से मैंने कंप्लीट करा दिया। यदि यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो यस सर बोल दो कि यस सर यहाँ तक हमारी सारी बातें क्लियर है। और आप लोग ज़्यादा मात्रा में जुड़ नहीं रहे हो तो हमने आपको फिर से कल भी 45 मिनट आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया था,
45 मिनट में डेली मैं एक चैप्टर समाप्त कर रहा हूं। तो कल भी मैंने आपको 45 मिनट में पूरा चैप्टर पढ़ा दिया था और आज भी मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। अब हम लोग करते हैं एमसीक्यूज। क्या हम लोग ये चैप्टर पढ़ने के बाद क्या सारे एमसीक्यूज कर पाएंगे? अब हम लोग ये देखते हैं प्रीवियस ईयर के सारे पेपर हम लोग कर पाएंगे। अब हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। तो मेरे शेरों स्टार्ट हो जाएं। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं कि क्या बच्चों को हमने जो पढ़ाया है क्या उसको पढ़ के वो सारे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं यूपीपीएससी है ना और आरओ एआरओ के पेपर को। अच्छा, इसकी पीडीएफ आप एसएसजी कोचिंग के ऐप में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाई टेस्ट में जाइएगा और बाई टेस्ट में जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे वो सब आपको यहाँ मिल जाएंगे फ्री में। बहुत सारी पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएंगी। मैं एक फ्री का कोर्स लॉन्च कर रहा हूं और बहुत सारे फ्री के कोर्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। सर आपका पढ़ाया हुआ मुझे अभी तक याद है, मैंने जीएस स्पेशल 19 लिया है। अच्छा ठीक है सर, आपकी आवाज गोमुख उत्तरकाशी की वादियों में गूंज रही है। अरे अख्तर अंसारी जी, ऐसा करते तो मुझे मतलब एक दिल से खुशी हो जाती कि अरे यार चलो हम नहीं, मेरी आवाज तो वादियों में गूंज रही है, हैं? अरे अमित कुमार ठाकुर जी, उसका कहने का ये मतलब है उसने हमसे 1 साल पहले ही पढ़ा था और आज भी वो पढ़ रहा है, ये कहने का तात्पर्य है। ये स्पेशल 19 तो अभी शुरू हुआ है। चलो, ये सब तो हम लोग पढ़ चुके थे ना, ये सब तो हम लोग पढ़ ही चुके थे, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे सब। हाँ, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक ये सब पढ़ चुके थे हम लोग। राज्यों के संघ की परिकल्पना है ना, ए एन पालकी वाला ने परिचय पत्र कहा था प्रस्तावना को, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। हम लोग का टॉपिक कहाँ है? ये सब पढ़ चुके थे, ये सब पढ़ चुके थे। ये आया है ना, आजा जी, देश रियासतों का ये टॉपिक है ना हम लोग का। चलो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। चलो सर, यूपीपीसीएल या यूपीपीएससी एआरओ मतलब रोहित जी, रोहित राठौर, तुम भी हमसे बहुत समय से जुड़े हुए हैं। हाँ बेटा रोहित जी, चलो आपने आंसर बताया, हम देख नहीं पाए थे। तो बताओ बच्चों, फिर से आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। लिखा हुआ देशी रियासतों का एकीकरण सरदार पटेल जी द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही है। इसके अलावा कौन से ऐसे 2 व्यक्ति थे जिन्होंने रियासतों के विलय में सहायता की थी? अब ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया भी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की सहायता किसने की थी? भारत के सचिव और भारत के वायसराय ने की थी। तो भारतीय सचिव और भारत के वायसराय कौन कौन से होंगे? बिल्कुल सही है, पहले का बी। और सबसे पहले जो आंसर दिया है वो है अब की बार सरकारी नौकरी पार, इस बच्चे ने आंसर दिया है। चलकर एक हिस्ट्री का रिवीजन करा दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। सब पढ़ाया हुआ होगा, इसलिए पहले मैंने टॉपिक पढ़ाया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया को बताइए। पहले कौन शामिल हुआ था? जूनागढ़ कैसे शामिल हुआ था, हैदराबाद कैसे शामिल हुआ था और जम्मू कश्मीर कैसे शामिल हुआ था? करुणा निधान द्विवेदी, आपके द्वारा कराया गया रिवीजन एग्जाम में भूलता नहीं है। ओके, तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो जूनागढ़ जा से जनमत संग्रह, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा। तो जूनागढ़ जनमत संग्रह ठीक है, हैदराबाद पुलिस ठीक है, तो सी होगा। दूसरे का सी है बेटा, हैदराबाद का पुलिस कार्रवाई के द्वारा होगा ना। मोहम्मद शाकिन का आंसर सबसे पहले आया सी। रोहित राठौर का आया, सॉरी, ठीक है, सबका आंसर आ रहा है। विभा, विमल, ओम प्रकाश, सबका आंसर आ रहा है। तो देखो हमने जो पढ़ाया एग्जैक्टली मिल रहा है ना, जो हमने पढ़ाया है सब कुछ मिल रहा है ना। लेकिन शेयर कर दो सब लोग फटाफट, हैं? शेयर नहीं करो तो काम कैसे चलेगा भाई? शेयर कर दो, हाँ, जो इधर उधर भटक रहे हैं। चलो बीके मित्रा जी, किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि भारत राज्यों का संघ होगा? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, भारत राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद 1। और भारत राज्यों का संघ होगा इसका मतलब भी मैंने आपको समझा दिया है। सर यूपीपीएससी और यूपीपीसीएल सेम है या अलग? बेटा अलग अलग है। यूपीपीसीएल जो है वो उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड है ना, यानी कि बिजली विभाग वाला है। यूपीपीएससी एक आयोग है,
वो दोनों अलग अलग है, दोनों का पेपर अलग अलग आयोग कराता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 1 क्या बताता है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 जो भारत व संघ शब्द से क्या मतलब है? तो भारत और संघ का मतलब क्या है? भारत एक राज्य पद्धति है? नहीं। अच्छा आप लोग बताओ, मैं इसका आप बताता हूं, है ना, आप बताओ भारत व संघ इसका मतलब क्या होता है? सर कंपटीशन बढ़ जाएगा। बेटा ऐसा मत सोचो, क्योंकि हमारा नुकसान हो जाएगा ना, आप समझो ना, हमारा नुकसान हो जाएगा, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। दुनिया भर के लोग आगे बढ़ गए हैं कॉमेडी कर करके, या तो हम कॉमेडी करना शुरू करें, या तो फिर हम जबरदस्ती लोगों को शेयर कर करके इधर उधर करके लोग फेक लोगों को बुलाएं, वॉचिंग बढ़वाएं, हैं? चलो, तो इसका आंसर बिल्कुल सही बताया, बी आंसर बिल्कुल सही है। भारत क्या है? देश का नाम है, और संघ क्या है? राज पद्धति का प्रकार है। ठीक है ना, कि हम लोगों के भारत और राज्यों के बीच में कोई समझौता या संधि नहीं हुई है। ठीक है ना, वो एक दूसरे को, भारत के राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। मैंने बताया ना, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहते हैं भारत को। किस अनुच्छेद के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों के संघ में मिला सकती है, क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है? तो आपको पता है कि जो पहला है वो भारत में राज्य संघ क्षेत्र बताता है, जो दूसरा है वो नए जो दूसरा है वो क्या बताता है? स्थापना, है ना, और जो तीसरा है वो नए राज्यों के निर्माण और सीमा में परिवर्तन। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे क्षेत्र में वृद्धि यानी सीमा में परिवर्तन पूछ रहा है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 3 बिल्कुल सही होगा। पांचवे का ए बिल्कुल सही है। अगला करो, छठवां, राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी या नाम परिवर्तन संबंधी अध्यादेश पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी होती है? मैंने आपको बताया कि यदि आपको राज्य की सीमा या राज्य का नाम या राज्य का गठन करना है तो आपको उस प्रस्ताव को सबसे पहले किसकी पूर्वानुमति चाहिए होगी। तो आपका मैं बता चुका हूं, अधिकार संसद के पास है, लेकिन ऐसे प्रस्ताव को पूर्व अनुमति कौन देगा? तो उस देश का राष्ट्रपति, यानी हमारे देश के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इस बात की चर्चा उस राज्य के विधानमंडल में करेंगे जिस राज्य से कोई देश अलग हो रहा है, कोई राज्य अलग हो रहा है। ये पढ़ो क्या लिखा हुआ है। 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ एवं राज्यों के वर्गीकरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ के राज्यों को 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था, बिल्कुल सही बताया। भाग का, खा, गा और घा 4 वर्गीकरण के नाम थे, बिल्कुल सही थे। भाग घा में अंडमान और निकोबार को रखा गया था, बिल्कुल सही है। भाग का में उन राज्यों को शामिल किया गया जहां गवर्नर जनरल का शासन था। भाग का में उनको शामिल किया गया जहां गवर्नर जनरल का शासन था, बिल्कुल सही है यार, ये भी सही है। ये तो चारों सही लगो है, क्योंकि हमने चारों आपको बताए हैं। तो पूछ क्या रहा है? कौन सा कथन असत्य है? यार मुझे तो यहां पे कोई असत्य नहीं लगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑल करेक्ट हैं। वही तो मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको चारों बातें बताई हैं, है ना, देख लो भाई, मैंने आपको चारों बातें बताई हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। अच्छा चली गई क्या चारों बातें? ठीक है, चली गई, है ना, टाटा बाय बाय हो गया। वापस आते हैं। तो थ्योरी हमने पढ़ा दी है, कहने का मतलब ये है हमने थ्योरी पहले पढ़ा दी है। जो बच्चा नया है वो ये ना सोचे कि लगता है सीधे एमसीक्यूज कराते हैं क्या। मैं पहले थ्योरी पढ़ाता हूँ, इसके बाद ही एमसीक्यूज कराता हूँ, ठीक है ना। तो इस चक्कर में ना पड़े, ये ना सोचें कि हम अन्य लोगों के जैसे हैं कि क्वेश्चन के आंसर याद कर लिए, क्वेश्चन आंसर करा के चले जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, पहले मैं आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ, उसके बाद प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था? तो 29वें राज्य के रूप में 2 जून 2014 को तेलंगाना आया था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। ये अच्छा क्वेश्चन है। उड़ीसा का नाम परिवर्तन अधिनियम द्वारा ओडिशा कर दिया गया, बिल्कुल सही है। उड़ीसा का नाम करके ओडिशा कर दिया गया और भाषा को उड़िया, है ना, कर दी गई। तो क्वेश्चन ये है कि ये अधिनियम कब आया था? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये हमने नहीं पढ़ाया आपको, है ना, लेकिन जो पेड बैच है उनमें हमने उनको पढ़ाया है। तो आपका आंसर आएगा 1 नवंबर 2011। याद रखना है आपको, 1 नवंबर 2011। 1 नवंबर 2011 को उड़ीसा का जो नाम था वो आपका ओडिशा किया गया। उड़ीसा का जो नाम था वो आपका ओडिशा किया गया। अच्छा, ऐसे और भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ऐसे पूछ सकता है कि पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी कब किया गया? हो सकता है कि आपसे पूछ ही दे, क्या दिक्कत है। पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी कब किया गया? तो पांडिचेरी का नाम जो पुदुचेरी है वो 1 अक्टूबर 2006 को किया गया था।
1 अक्टूबर 2006 को पांडिचेरी का नाम क्या किया गया था बच्चा? पुदुचेरी किया गया था। वैसे ही उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया था? तो उत्तरांचल, है ना, उत्तरांचल यूआर का नाम, उत्तरांचल का नाम यूके, यूआर जो था वो यूके में कब बदला था? तो 1 जनवरी 2007 को, 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया था। तो एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। उसी प्रकार से दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कर दिया गया था 1992 में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन। 10वें का आंसर क्या लगाना है आपको? बी। धन्यवाद भैया, धन्यवाद, धन्यवाद अंगद बाबू, ठीक है। 10वें का आंसर बी है, याद रखना, 69वां संविधान संशोधन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन असत्य है? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। मैंने आपको सूत्र भी बताया है कि मिर्गो 87, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इनकी स्थापना 1987 में हुई थी। सही है ये तो। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है ना। दीव जो है वो खंबात की खाड़ी में एक टापू है ना। तो असत्य पूछा है, तो ये भी सही है भाई। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था। ये भी सही है। दादरा और नागर हवेली 1954 तक दादरा और नागर हवेली फ्रांसीसी के उपनिवेशी नहीं थे। तो इसका असत्य कौन सा हो जाएगा? डी। असत्य कौन सा हो जाएगा बच्चा? डी हो जाएगा। हाँ, 11वें का डी है, 11वें का डी असत्य पूछा है, असत्य पूछा है बच्चा, असत्य पूछा है। अब सही हो गया। तो अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो बच्चों ने आंसर दिया है तो बताइए, दादरा और नागर हवेली फ्रांसीसी उपनिवेश नहीं थे तो किसके थे? दादरा और नागर हवेली यदि फ्रांसीसी उपनिवेश नहीं थे, पांडिचेरी आपका फ्रांसीसी उपनिवेश था, दादरा नागर हवेली किसके थे? अब आपसे पूछते हैं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जो बाद में बच्चे देखेंगे वही बताएंगे। ये बताओ, मैंने आपको सूत्र बताया, गुनहारी, हिम त्रिपुरारी, मेघसी, मिर्गो 87, छौज 2000 और ते 2 जून 2014। उसके आधार पर इसको बताइए। 12वां क्वेश्चन है, इसको लगाना है, कौन सा राज्य पहले बना था? सही कालक्रम बताना है। अंगद जी, हम लखनऊ से हैं। कमलू जी का आया सर डच के पास था, बहुत बढ़िया। चलो, पुर्तगाल के पास था विमल कुमार। सही से बताओ। अच्छा, लास्ट बताना, जब हम पढ़ा चुके हो तो कमेंट बॉक्स पिन करना, पिन करेंगे जो सही बताएगा। इसका बताओ, इसका आंसर क्या है? सी बता रहे हैं सब लोग। अच्छा, देखते हैं। देखो, सूत्र था गुनहारी, हिम त्रिपुरारी, मेघसी, तो जो सी है वो तो सबसे लास्ट में जा रहा है, तो सिक्किम तो पहले आ नहीं सकता, सिंपल सी बात है। अब गुजरात है क्या? नहीं। नागालैंड हाँ है, तो नागालैंड है। नागालैंड के बाद गुजरात, नागालैंड के बाद हरियाणा आ रहा है, तो नागालैंड के बाद हरियाणा, नागालैंड के बाद अरुणाचल प्रदेश, ये तो गलत हो गया, तो नागालैंड के बाद हरियाणा, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि मेघ सी के बाद ही तो मिर्गो आएगा, मिरुगो, यानी कि सिक्किम के बाद ही तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा आएंगे। तो इसका आंसर होगा बी। 12वें का बी है, बिल्कुल सही है, सबका बी है, बहुत बढ़िया। 13वां क्वेश्चन, जो सिक्किम है भारत का एक संबद्ध राज्य बनाया गया था। देखो, 2 संशोधन हुए थे, एक 35वां संविधान संशोधन, एक 36वां संविधान संशोधन। 1975 में आपका 2 संशोधन हुए थे, जिसके तहत पहले जो सिक्किम था उसको संघ राज्य क्षेत्र में शामिल किया था, और 36वें संविधान संशोधन से इसको राज्य में शामिल किया गया था। तो क्वेश्चन ये है कि सिक्किम भारत का एक संबद्ध राज्य कब बना था? तो 35-36 है ना। संबद्ध राज्य का मतलब है, संबद्ध राज्य का मतलब संघ राज्य, इसका मतलब होगा 35वां संविधान संशोधन। बिल्कुल सही, 35वां बिल्कुल सही है। 74-75, ये 74 है, ये 75 है। अरे गलत हो गया क्या? ठीक है, 74-75 है। और राज्य का दर्जा कब मिला था? 36वें संविधान संशोधन थे 1975 में, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो पूर्ण राज्य के रूप, देखो संघ राज्य पूछता तो 35वां और राज्य पूछा तो 36वें संविधान संशोधन के तहत, तो इसका जो आंसर होगा वो 36वां होगा। यूपीपीएससी मेंस 2005। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था? तो मैंने सूत्र बताया था आपको, देवेश मिश्रा खुश रहिए, सूत्र बताया मैंने आपको 6/2000। तो 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000। 26वां राज्य छत्तीसगढ़ था, 27वां राज्य उत्तराखंड था, 28वां राज्य आपका झारखंड था। तो पूछ क्या रहा है? छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ 26वां राज्य है, 1 नवंबर सन 2000। 15वें का होगा ए। ठीक है, फिर से इसको लगाना है सही क्रम, आरोही क्रम में लगाना है, छोटे से बड़े, यानी पहले कौन बना था, बाद में कौन बना है। फिर सूत्र आपको याद रखना है, गुनहारी हिम त्रिपुरारी मेघसी, तो याद रखो सी तो पहले कट जाएगा, और अरुणाचल प्रदेश नागालैंड गलत हो गया, मेघसी नागालैंड गलत हो गया, ये सला सही हो गया। ठीक है, अरे सूत्र हमने बताया ना, सूत्र से लगा लेना, सही हो जाएगा। गुनहारी हिम त्रिपुरारी मेघसी लगा देना, हो जाएगा। चलो, निम्न राज्यों के भारत में बनाने का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है जरा देखते हैं। सबसे पहले तो इसको बनाया जाएगा नंबर 1 पर, ये आ गया। फिर गुनहारी, हारी मतलब हरियाणा, 2 पे ये आ जाएगा। हिम त्रिपुरारी ये आ जाएगा, और सिक्किम आ जाएगा चौथे पे। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 1, 3, 2 और 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, कौन वाला सही है? 1, 3, 2, 4, ये वाला सही है। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली और सदस्य थे के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू। आयोग को रिपोर्ट सौंपी थी 1956 में। 7वां संविधान संशोधन हुआ, 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। आरएएस या आरटीएस प्री 2016 का क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ? निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया है। अच्छा। गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया है, बिल्कुल सही है। बंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था। अच्छा। हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश की सूची में रखा गया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आरएएस में क्वेश्चन तो अच्छा पूछा गया है। हाँ, इसका आंसर बता दो, है दान बिल्कुल नहीं है, जान बिल्कुल नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा बस उसके आधार पर काम हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया, आपके मन में है? मैसूर जो है, मैसूर कर्नाटक है ना बेटा, मैसूर क्या है? कर्नाटक है कि नहीं? अगर मद्रास होता तो समझ में आता, हल्का सा ऐसे उलझा दिया है। तो असत्य कौन सा हो जाएगा? ए। असत्य कौन सा हो जाएगा? ए। हाँ बिल्कुल सही है, असत्य कौन सा हो जाएगा? ए असत्य हो जाएगा। वाह बच्चों वाह, तुमने बिल्कुल सही बताया यार। डी कौन बता रहा है? नहीं नहीं, ऐसा मत करो यार, गलत सलत मत करो। इतना हमारे पढ़ाने के बाद भी ऐसे छोटा गलती कर दोगे क्या? निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही क्रम क्या है? सही क्रम सही क्रम क्या है? राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। देखो हरियाणा तो बाद में बनेगा, राजस्थान महाराष्ट्र तो बने नहीं थे, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र गुजरात से अलग हुआ था, बिल्कुल सही है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। हरियाणा, देखो हरियाणा तो पहले नहीं होगा क्योंकि राजस्थान तो पहले बन चुका था। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र बाद में बना है, गुजरात से महाराष्ट्र अलग हुआ था, तो ये भी नहीं होगा। राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर है सी। 20वें का आंसर है सी। क्यों? क्योंकि गुजरात से महाराष्ट्र अलग हुआ था 1960 में, तो महाराष्ट्र हो गया। हरियाणा तो बाद में बना ही था, गुनहारी, हिम त्रिपुरारी, और राजस्थान पहले ही आ जाएगा। तो 20वें का आंसर सी होगा। अच्छा क्वेश्चन है ना? है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हल्का सा उलझा देता है आपको। कब किस में आया था? यूपीपीएससी मेंस 2013 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है? कौन सा संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, गोवा और पांडिचेरी। बताइए कौन सा संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है, अर्थात यूनियन टेरिटरी नहीं है? थोड़ा सा जल्दी बता दो बच्चा, जल्दी बताओ, टाइम हो गया है, 1 घंटा बीत गया और आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है। और मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि 200 से 300 से ज़्यादा बच्चे नहीं आ रहे हैं। कृपया करके बच्चों को बढ़ाइए, अगर कोई दिक्कत हो तो हमको बताइए। और जिसको भी जीएस स्पेशल बैच लेना हो, वीडियो कोर्स लेना हो, वो सब एसएसजी कोचिंग के ऐप में जाके जीएस अपनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेहतरीन तरीके से आप एसएसजी कोचिंग का ऐप डाउनलोड कीजिए। मैं उसमें कम से कम बहुत सारे कोर्स फ्री करने वाला हूँ, बहुत सारे कोर्स फ्री करने वाला हूँ। जैसे आशीष सर का इकोनॉमिक फ्री करने वाला हूँ, कर ही दिया है।
ज्योति मैम का सीडीपी की क्लास, जो टेट से टेट और सुपर टेट इन सब की तैयारी कर रहे हैं, उनकी संस्कृत की क्लास फ्री में मिल जाएगी, सीडीपी की क्लास फ्री में मिल जाएगी, राहुल सर का, मानस सर का रीजनिंग और मैथ का क्लास फ्री में मिल जाएगा, है ना, और बहुत सारी क्लासें आपको फ्री मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर आपको हमसे पढ़ना है तो मेरे जितने वीडियो हो सब पेड हैं, तो आप हमसे पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा और पूरी एंजॉय उठाइए। इसका आंसर बिल्कुल सही बताया आपने, गोवा। गोवा क्या है बेटा? राज्य है। गोवा क्या है बच्चा आपका? राज्य है। तो अगला चैप्टर शुरू होता है। अगला चैप्टर किससे है? नागरिकता से। अगला चैप्टर किससे है? तो अगला चैप्टर है नागरिकता का। अब बताओ अभी पढ़ाऊं कि कल पढ़ाऊं, क्योंकि कल तो टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि आरओ एआरओ का पेपर भी आपका बगल में ही है। अब कोई ये नहीं सोचेगा कि सर आप आरओ और एआरओ के लिए पढ़ा रहे हैं क्या? मैं सब के लिए पढ़ा रहा हूँ, आपका टेट, सुपर टेट, सी टेट, पॉलिटी अगर आपको अगर पेपर में आती है तो मैं सब के लिए पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब जल्दी बताए, नागरिकता पढ़ा दूं? पहले टॉपिक पढ़ा दूं, पहले मैं आपको थ्योरी क्लास पढ़ा दूं, इसके बाद एमसीक्यूज कराऊं कि सीधे एमसीक्यूज कराऊं? आप जैसा बता देंगे वैसा मैं कर दूंगा। पहले मैं एमसीक्यूज पढ़ाऊं, इसके बाद थ्योरी पढ़ाऊं कि सीधे थ्योरी पढ़ाना शुरू करूं? हम्म? आज ही, चलो आज ही पढ़ा देते हैं। अगर अब सबके मन में आज ही आ रहा है तो नागरिकता भी आज ही पढ़ा देते हैं। कितने क्वेश्चन है नागरिकता में? अरे भाई आप हैं तो हम है ना, कोई बात नहीं। पहले थ्योरी पढ़ा देते हैं। कितने क्वेश्चन है जरा ये देख लेते हैं। नागरिकता में कितने क्वेश्चन है? नागरिकता के ये अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा ना, मौलिक अधिकार वाला, ठीक है। तो नागरिकता में क्वेश्चन है 17, कोई बात नहीं। चलो हेडिंग डाल लो, नागरिकता। जितने क्वेश्चन आते हैं पेपर में उसको समझा देता हूं। हेडिंग डाल लो, नागरिकता, जल्दी से। चलो चलो हेडिंग पड़ेगी नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता, सिटीजनशिप। पहला क्वेश्चन कि भारत में नागरिकता कैसी है? तो भारत में एकल नागरिकता है। भारत में क्या है भाई? एकल नागरिकता है। और एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अर्थात हम लोग कहीं पर भी रहे, यूपी में चाहे बिहार में, वी ऑल आर इंडियंस, ठीक है ना। हम सब क्या हैं भाई? भारतीय हैं। अब नागरिकता का संविधान का भाग नंबर क्या है? 2 है। और अनुच्छेद कौन सा कवर करता है? 1 से 4 हो गया था, तो 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5 से लेकर जो 11 है वो नागरिकता से संबंधित आता है। सर मुझे मत बताओ, सर मत बताओ, सीआईएसएफ के बारे में तैयारी करनी थी मुझे। अरे यार भाई मेरे इसके, अब हमसे पूछ के जरूरी है क्या? आप फोन कर लो, जो नंबर लिखे हुए हैं वो आपको बता देंगे, ठीक है। हाँ, आप हमें हमें क्यों टॉन्ट दे रहे हो कि नहीं ले पाएंगे, नहीं लेंगे, जाओ आपके यहाँ से क्लास? अरे ना लो यार, तुम्हें समझ में जहां आए वहां पढ़ लो। हमारी समझ में आती है, आप फोन कर लो, पूछ लो, जो पढ़ना है वो बता दिया जाएगा। अब टॉन्ट दोगे क्या हमको? हैं? ठीक है। हाँ, अमेरिका में बेटा दोहरी नागरिकता है, प्रांतों की अलग होगी और केंद्र की अलग होगी, है ना। क्लियर है? स्टेट की नागरिकता अलग हो जाएगी और फेडरेशन की जो नागरिकता हो जाएगी वो अलग हो जाएगी। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब देखो याद कैसे करते हैं। अनुच्छेद नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये कैसे याद करते हैं? जैसे जो अनुच्छेद नंबर 5 है वो नागरिकता के बारे में बताता है ना। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान जब शुरू हुआ था, संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता का प्रावधान था उसके बारे में बताता है अनुच्छेद नंबर 5। फिर 6, 7 एकदम से याद करते हैं, वो जो पाकिस्तान से भारत आए, है ना, उनके जो नागरिकता संबंधी अधिकार हैं, और वो जो पाकिस्तान को चले गए, है ना। तो छठवां क्या हो जाएगा? पाकिस्तान से भारत आने वाले, और यहां पर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान जाने वाले, यानी भारत से पाकिस्तान जाने वाले, यानी पाकिस्तान जाने वाले। ठीक है ना।
फट से याद हुआ, पांचवा याद हुआ, छठा याद हुआ, सातवां याद हुआ। अब आठवें में आ जाते हैं। तो आठवां क्या होगा? भारत के बाहर रहने वाले जो भी भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिक के अधिकार है। भारत के बाहर रहने वाले है ना, वो जो भारतीय उद्भव यानी कि मूल भारतीय होंगे उनके बारे में बताया जाता है। ठीक है ना? तो यहां पर क्या होगा? भारत के बाहर जो मूल भारतीय होंगे उनके बारे में बताया जाता है। फिर जो नवा अनुच्छेद होगा वो विदेशी राज्य की नागरिकता जो भी व्यक्ति स्वेच्छा से अर्जित कर लेगा उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ऐसा बताया जाता है। तो विदेशी नागरिकता अगर स्वीकार करेगा, विदेशी नागरिकता अगर अर्जित कर लेगा तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। तो अनुच्छेद नंबर 9 बताता है। ठीक है ना? अनुच्छेद नंबर जो 10 है वो नागरिकों के अधिकारों का बना रहना है कि कौन से अधिकार भारतीयों के पास हैं, कौन से अधिकार विदेशियों के पास है, कौन से अधिकार दोनों के पास हैं, इस प्रकार वाली बात। ठीक है ना? तो नागरिकों के अधिकार के बारे में बताता है, नागरिकों के अधिकार के बारे में बताता है। ठीक है ना? 10वां। और बता लास्ट में 11वां कि इन पर जो अधिकार है, इन पर चेंजमेंट करने का जो अधिकार है, रेगुलेट करने का जो अधिकार है, वो सब किसके पास है? वो संसद के पास है। ठीक है ना? तो संसद के पास ये अधिकार है। हो गया 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। क्लियर है भाई? ठीक है ना? अब क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया था। अब यही क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया था, और उसी अधिनियम में बार बार संशोधन किया जाता है। ठीक है ना? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब लागू किया गया था? याद कर लीजिए 1955 में। और समय समय पर इसमें क्या करते हैं? संशोधन करते हैं। समय समय पर क्या करते हैं? हाँ, संशोधन करते हैं। जैसे 1986 में किया गया, 92 में किया गया, 3 में किया गया, 5 में किया गया, 15 में किया गया, 19 में किया गया, सीए वगैरह भाई सब, है ना? तो ये अच्छा जो क्वेश्चन आता है वो ये क्या है कि कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और कौन से अधिकार विदेशियों को प्राप्त हैं। कौन से अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और कौन से अधिकार विदेशियों को प्राप्त हैं। तो अगर एक आपको याद पता चल जाए, कि अगर आपको एक बात पता चल जाए तो आप समझा पाएंगे। हाँ कि ना? आप जल्दी बताओ। गुड, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग मौलिक अधिकार की बात करें, समझना, यदि हम लोग यहीं पर थोड़ी सी बात मौलिक अधिकार की करें तो भारतीयों के पास तो सारे मौलिक अधिकार हैं। भारतीयों के पास सभी मौलिक अधिकार हैं। समझना, भारतीयों के पास सभी मौलिक अधिकार हैं। क्वेश्चन ये है वे अधिकार जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं, वे अधिकार जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं, जो भारत में रह रहे हैं, वे अधिकार जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त हैं वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। तो अनुच्छेद आपको याद करने पड़ते हैं इसमें। 14, 20, 21 का ए, इसके अलावा जितने बचेंगे वो सब केवल भारतीय भी आ सकते हैं, है ना? तो कैसे याद करेंगे? 14, 20, 21 का ए। अब 21 अगर तुम याद कर रहे हो तो इसमें सबको जोड़ते चले जाओ। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 फटाफट जोड़ दो। 14, 20 आपको याद करना है। 14 याद करना है। फिर 20, 21 के बाद 21 का ए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 बस गिनती गिन लो। ठीक है? 14, 20, 21 का ए। ठीक है ना? 20 के बाद लाइन गिन लो। 20, 21 का ए, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। तो ये जितने आर्टिकल है, ये जितने मौलिक अधिकार हैं, ये आपके विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं। ये क्या है भैया? आपके विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद में आते हैं? तो बताया 14 याद कर लो। फिर 14 समझ रहे हो ना? विधि के समझ समानता, विधि के समझ समानता ये है। ये कौन है यार? संविधान के खिलाफ को कितने दिनों में चलते हुए, क्या है ये? क्या है क्वेश्चन? सही से पुटअप किया करो यार, और बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हो। सुनील कुमार, क्वेश्चन सही से लिखो, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो। हाँ, याद करने का तरीका मैं बताता रहा हूं आपको। 14 फिर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 28 में जाकर रोक मार लो। ठीक है? तो 14 फिर 20 से लेकर 28 तक।
ठीक है, ये सब क्या है, विदेशियों को प्राप्त है। और देखो भारतीयों को तो सारे प्राप्त है ना, जो बच जाएंगे वो केवल भारतीयों को हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया। देखो कितनी आसानी से याद होता है, कितनी आसानी से याद होता है। रुद्रा साहू, तुम यहां पे सेटिंग करने आए हो क्या? क्या कर रहे हो यार यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा है। वो फोन नंबर मांग रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। मेरे यहाँ पे ऐसा मत करो, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, वहां पर जाओ, ठीक है ना, और वहां पर जाके करो, और भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना, हमारे यहाँ मत करो। सर मेरा यूपीपीएससी क्लियर हो गया मोनू कुमार जी, बहुत बढ़िया। और आप मेंस की तैयारी करो, बहुत बढ़िया। अच्छा, संविधान की क्लास को चलते हुए कितने दिन हो गए? आज चौथी क्लास है बेटा, आज चौथी क्लास है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन है नागरिकता प्राप्ति के आधार। अब क्वेश्चन पूछा जाता है नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो बस आपको 5 तरीके याद करने हैं। क्या याद करना है? 5 तरीके। पहला बाय बर्थ, दूसरा बाय डिसेंट जिसे वंशानुगत कहते हैं। तो नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर। 5 बातें है ना, कौन कौन सा? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा जिसे हम लोग कहते हैं रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा, इसके बाद देशीयकरण के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा, और एक बचता है वो क्या है? क्षेत्र सम्मिलित होने पर। क्या? क्षेत्र सम्मिलित होने पर। यदि भारत किसी राज्य का क्षेत्र ग्रहण कर लेता है, अर्जित कर लेता है, तो उसकी जो जनसंख्या होगी वो ऑटोमेटिकली भारतीय हो जाएगी, है ना। तो क्षेत्र अर्जन। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं भाई? नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो नागरिकता प्राप्त करने के कितने आधार हैं? 5। नागरिकता प्राप्त करने के कितने आधार हैं बेटा? 5 प्रकार हैं। क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो नागरिकता की समाप्ति के कितने आधार होंगे? 3 आधार होंगे। पहला होगा परित्याग, रिनंशिएशन जिसे कहते हैं, परित्याग, कि व्यक्ति खुद अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता को छोड़ सकता है। क्या ही बोलते हो, समझ पा रहे हो? ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, ठीक। दूसरा क्या है? आप दुश्मनों के साथ जाके मिल गए हो, तो टर्मिनेशन यानी कि बर्खास्तगी। सर कल सुबह क्लास ले लीजिएगा जिससे, ठीक है, ठीक है बेटा, कोशिश करेंगे सुबह क्लास ले ले। वेरी गुड, ठीक है ना। चलो लास्ट में क्या? डिप्राइवेशन जिसे कहते हैं वंचित करना। तो ये 3 आधार है नागरिकता के समाप्ति के। क्या है भैया? ये 3 आधार है, ठीक है ना। चलो अब क्लास को एमसीक्यूज करें। बस इतना ही आपको याद करना है, बाकी कुछ नहीं याद करना है आपको, ठीक है ना। ये बाकी आपको सिर्फ इतना ही याद करना है। अगर आप कोई पेपर देने जा रहे हो इतना काफी रहेगा, ठीक है। तो कहो तो क्लास स्टार्ट करें, एमसीक्यूज लेकर आए, एमसीक्यूज कराए जाए। चलो एमसीक्यूज कराते हैं, आ जाओ वापस। तो चलो एमसीक्यूज करना शुरू करो फटाफट से। 17 क्वेश्चन है टोटल एमसीक्यूज में प्रीवियस ईयर के। करना स्टार्ट करो, फिर छुट्टी करेंगे। चलो पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता के किस स्वरूप को अपनाया गया है? इकाहरी, दोहरी कि दोनों? तो आपका आंसर क्या आएगा? भारत में एकल नागरिकता है, ब्रिटेन से ली गई है, खत्म हो गया, पढ़ा चुके हैं सारा। अगला क्वेश्चन, संविधान का भाग कौन सा है नागरिकता से संबंधित? 1 से 4 राज्यों के संघ के बारे में है, 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है, 12 से 35 आपका मूल अधिकार है, 36 से 51 डीपीएसपी है, 51 का कहा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा? अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता संबंधित हो गया। चलो तीसरा क्वेश्चन करो, टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। तीसरा क्वेश्चन करो, लिखा हुआ है भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, गलत। भारत में इकहरी नागरिकता प्रावधान है, सही। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, गलत। नागरिकता में स्थायी उपबंध है ना, परमानेंट प्रोविजन है। हाँ बेटा दूसरे का सही है, गुड 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 गुड। हाँ सिर्फ 17 क्वेश्चन आपको पढ़ाने हैं और लोगों को जोड़ दो है ना अभी फटाफट से। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर यहां पर क्या होगा? क्यों क्वेश्चन लिखा कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो नागरिकता में स्थायी उपबंध, ये भी गलत है ना, तो केवल दो, तीसरे का बी। अगला,
निम्नलिखित में से किसे नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है? संसद को। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करो। लिखा हुआ है आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के प्रमाण पत्र के रूप में किया जा सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आधार कार्ड का प्रयोग नहीं किया जाएगा, आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर पहला तो गलत हो गया। अगला, एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा कौन सा सही है, तो आपको बताना है पांचवें क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है। ठीक है ना। तो आधार कार्ड का प्रयोग नागरिकता या अधिवास के रूप में प्रमाण पत्र रूप में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण अधिकार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता। दोनों गलत है, कर सकता है। तो ना तो एक ना तो दो, याद रखना है आपको, ना तो एक ना तो दो। पांचवें का डी आधार कार्ड के संबंध में क्वेश्चन था। अगला है, संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता के अर्जन व समाप्ति के प्रावधान है? फटाफट बताइए। तो आपको मैंने बताया भी है, नहीं बताया, ठीक है। तो अधिनियम में नागरिकता के अर्जन और समाप्ति का प्रावधान है। तो नागरिकता का अधिनियम जो अर्जन और समाप्ति बताता है वो 1995, नागरिकता अधिनियम 1995, नागरिकता अधिनियम 1995, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं एमसीक्यूज में लोग बढ़ जा रहे हैं और थ्योरी क्लास में घट जा रहे हैं। तो क्या मैं एमसीक्यूज कराया करूं सीधे? अगर आप कहेंगे तो मैं सीधे एमसीक्यूज ही कराऊंगा, मैं आपको थ्योरी क्लास नहीं पढ़ाऊंगा। थ्योरी क्लास फिर पैसे देकर पढ़ाएंगे, है ना। जैसा बताओ, जैसा बताओ। तो कल से मैं एमसीक्यूज कराऊं, थ्योरी क्लास ना पढ़ाऊं? जो मैंने पहले आधा एक घंटा थ्योरी क्लास पढ़ाता हूं, इसके बाद एमसीक्यूज कराता हूं, तो ये छोड़ दूं? जैसा आप बताएं। ठीक है, अभी आने लोगों की। हाँ, ये बताओ, निम्नलिखित में से किस वर्ष नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन नहीं किया गया? मैंने आपको बोला भी था इस वर्ष संशोधन नहीं किया गया। नो सर, थ्योरी बहुत जरूरी है, थ्योरी इंपॉर्टेंट है सर, दोनों कराइए, जैसा चल रहा वो सही है। नहीं, लेकिन बात ये ना कि थ्योरी में लोग कम हो जा रहे हैं और उसमें लोग बढ़ जा रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। हाँ, तो बताइए, नागरिकता अधिनियम 1955 पास हुआ था और इसमें समय समय पर संशोधन किया गया। आपको मैंने बताया भी था संशोधन कब कब किया गया। 86, 92, 3, 5, 15, 19। 86, 92, 3, 5, 15, 19 में किया गया। तो 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो 1986 है, ठीक है। 63 नहीं है, गलत हो गया। बाकी सब सही है, ठीक है ना। ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार हो चुका है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से मूल अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं? आपको मैंने बताया 14, 20, फिर 21, 21 का ए, और फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक ले जाना है। तो 20 से लेकर 28 तक आपको ले जाना, 14 जोड़ देना है। तो क्वेश्चन है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, तो 14 इसमें लिखा हुआ है तो गलत हो गया। फिर इसके बाद 20, 21 ये सब लिखा हुआ है तो ये भी गलत हो गया आपका। फिर आपका 15, 16, 19, 25, 25 तो इसमें आ रहा है, ये भी गलत हो गया। तो 15, 16, 19, 29, 30, क्योंकि 21, 22 ये हो गया सी, है ना। क्योंकि 14 और 20 से लेकर 28 तक आपको लेने थे, क्योंकि वो विदेशियों को भी प्राप्त है। बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो 14 से लेकर 28 तक, ये सही हो गया सी, पढ़ाया भी हमने आपको। कानूनी दर्जे के आधार पर व्यक्तियों के निम्नलिखित कौन से वर्ग हैं? कानूनी दर्जे के आधार पर कौन कौन से वर्ग शामिल हैं भारत में? फटाफट आइए, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 10वें का आंसर क्या होना चाहिए? नागरिक शत्रु, शत्रु तो हो ही सकते भारत में, शत्रु। फिर लिखा हुआ है राज्यविहीन व्यक्ति तो हो नहीं सकते, तो इसका आंसर नागरिक, अन्य देशी, राज्यविहीन व्यक्ति, राज्यविहीन व्यक्ति, राज्यविहीन। अच्छा, राज्यविहीन व्यक्ति का मतलब ये है कि कोई शरणार्थी हमारे यहाँ आया और उसने भारत की नागरिकता ली थी, उसने छोड़ दी और वो दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले रखा है, तो उसके राज्यविहीन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो राज्यविहीन यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। नागरिक, शरणार्थी, मित्र, मित्र राज्यविहीन व्यक्ति, अच्छा मित्र राज्यविहीन व्यक्ति, नागरिक, अन्य देशीय, राज्यविहीन व्यक्ति, शरणार्थी। ये वाला पूरा इसमें मैच कर रहा है, यहां पर मित्र राज्यविहीन व्यक्ति। ठीक है, इसका आंसर होगा 10वें का ए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से
किन कथनों पर विचार कीजिए। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता अर्जन के 5 शर्तों का उल्लेख है। मैंने आपको बताया गलत हो गया, 11वें का आंसर गलत हो गया भाई, क्योंकि 1995 में उल्लेख है, 1995 में है, गलत हो गया ना, गलत हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा, ऑप्शन डी भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन डी ऑप्शन ए में समाया हुआ है, इसलिए ए लगा दिया हमने, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता समाप्ति के तीनों आधार की बात की गई है, गलत। अर्जन और अधिकार 95 में दिया गया, तो ना तो एक ना तो दो। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय दंड संहिता की धारा में भारतीय नागरिक द्वारा किए गए आपराधिक कृत्यों हेतु परिभाषा व दंड का प्रावधान है और यह 1955 के नागरिक अधिनियम में प्रवासी हेतु भी शामिल है। तो यहां पे धारा बतानी है कि किस धारा में दंड की बात कही गई है, किस। हाँ बेटा ठीक है, सुन लिया मैंने, सुन लिया कि थ्योरी क्लास पर पढ़ाइएगा, ठीक है, सुन लिया मैंने। 12वें क्वेश्चन का आंसर धारा पूछ रहा है, तो धारा नंबर 7A, धारा नंबर 7A याद रखना है कि भारतीय नागरिकों के द्वारा जो भी अपराध किए जाएंगे उसके दंड का प्रावधान आपका धारा नंबर 7A में है। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा नंबर 7A याद कर लो। नागरिकता अधिनियम 2015 में किन कार्ड धारकों का विलय किया गया? तो किन कार्ड धारकों का विलय किया गया बेटा? PIO और OCI, है ना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, है ना, और ओवर सिटीजनशिप, ठीक है ना। तो 13वें का आंसर क्या लगा देंगे हम लोग? ए, PIO एंड OCI, PIO एंड OCI, ठीक है ना। 2015 में इन दोनों को मिला दिया गया, ठीक है। OCI का फुल फॉर्म होता है बेटा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के समुद्र पारीय नागरिक, भारत के समुद्र पारीय नागरिक। एक बच्चा देशीकरण के बारे में पूछ रहा है, एक बच्चा देशीकरण के बारे में पूछ रहा है। बेटा क्या पूछना चाहते हो, जल्दी बताओ। देशीकरण के बारे में क्या पूछना चाहते हो, बताओ ना। देशीकरण की कुछ शर्तें होती है ना, शर्तें होती हैं। एक निश्चित अवधि तक आपको भारत में रहना पड़ेगा, मिनिमम 7 साल तक, किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो, है ना, किसी ऐसे देश का वो नागरिक ना हो जहां भारतीयों का देशीकरण द्वारा नागरिकता ना मिलती हो, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। किसी अन्य देश की नागरिकता को त्याग कर भारत की नागरिकता न ग्रहण करे। अनुसूची नंबर 8 में जो भाषाएं हैं 22, उनमें से कोई एक भाषा अच्छे से जानता हो, अच्छे चरित्र वाला हो, इस प्रकार से, या फिर विज्ञान, साहित्य, दर्शन, कला, इन सबसे जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो उसको देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता दे दी जाती है। नहीं बेटा NRI नहीं है, NRI नहीं है, NRI नहीं है, PIO कार्ड है, PIO कार्ड है बेटा, PIO भारतीय मूल के व्यक्ति, PIO कार्ड। NRI अलग होते हैं, PIO अलग होते हैं, OCI अलग होते हैं, ठीक है ना। फिर OCI कार्ड को और PIO कार्ड को मर्ज किया गया था, ठीक है। अब आपको समझाना पड़ेगा NRI क्या होते हैं। विदेश में लंबे समय तक रहने वाले भारतीय नागरिकों को NRI कहते हैं, ठीक है। तो OCI किसे कहते हैं या PIO किसे कहते हैं? तो PIO ऐसे विदेशी नागरिक जिसने कभी ना कभी भारतीय पासपोर्ट धारण किया हो, ऐसे विदेशी नागरिक जिसने कभी ना कभी भारतीय पासपोर्ट धारण किया हो, उसको हम लोग किसमें रखेंगे बेटा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रखेंगे। इसकी और भी शर्तें हैं, जिसके माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, या 1935 के अधिनियम के द्वारा जो परिभाषा दी गई है नागरिकता की, या भारत का नागरिक उस समय रहा हो, या 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का अंग बन गया हो, जो 1947 के पहले भारत का अंग नहीं था। बहुत सारी चीजें हैं यार, बस इसमें आप ये याद कर लो, PIO में आपका पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना और अफगानिस्तान के नागरिकों को शामिल नहीं कर सकते, बस आप ये याद कर सकते हो, ठीक है। अब बेटा NRI और OCI ये सब अगर आपको पढ़ना है तो फिर आप बैच ही ज्वाइन करो, या फिर एक कोई अलग क्लास लेंगे तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो ये दोनों कार्ड मिलाए गए थे 2015 में। आगे देखो, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, मैंने 5 बताए हैं। जन्म, वंश, देशीकरण, रजिस्ट्रेशन और क्षेत्र अर्जन, ये 5 बताए हैं। तो भारतीय बैंक में धन जमा करके गलत हो गया,
15वां क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। नागरिकता अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्डधारक प्रवासी के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हता नहीं है? एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, वे भारतीय जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए, एक व्यक्ति के परपोते परपोती जो दूसरे देश के नागरिक हैं किंतु जिसके पिता माता या मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन नहीं है? तो ये डी 4 ऑप्शन है, फटाफट बताइए कौन सा गलत है 2015 के तहत। जल्दी से भैया। लोकसभा भंग हो जाने के बाद राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करता है? लोकसभा भंग हो जाने पर राष्ट्रपति, फिर नया चुनाव होता है ना लोकसभा का, फिर कहाँ काम करता है जब तक नया संसद नहीं बन जाती? क्या क्वेश्चन था ये फर्जी? हाँ जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर है 15वां, क्वेश्चन नंबर है 15वां, बिल्कुल सही। अब की बार सरकारी नौकरी पार, बिल्कुल सही है। वे भारतीय जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए हैं उनको शामिल नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। वे भारतीय जो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए हैं उनको इसमें शामिल नहीं कर सकते हैं, बस सिंपल सा था। सी नंबर क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। फटाफट बताइए। लाइक कर दिया आप लोगों ने? जितने लोग बच्चे जुड़े हुए हैं सबने लाइक कर दिया है? फटाफट से लाइक कर देंगे, अभी 500 लाइक नहीं पहुंचे हैं। हाँ, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? तो आपको पता ही है, अमेरिका में क्या है बेटा, सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो आपका आंसर क्या लगाएंगे? अमेरिका। ठीक है, 16वें का आंसर क्या लगाएंगे? डी। स्टेट की अलग होती है, फेडरेशन की अलग होती है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, लिखा हुआ है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 अंतर्विष्ट किए गए हैं, 371 आई तक अंतर्विष्ट किए गए हैं। भारत तथा अमेरिका के संविधान में 2 राष्ट्रतंत्र संघ और राज्य हैं किंतु नागरिकता एकाही है। तो भारत और अमेरिका में संविधान में 2 राष्ट्रतंत्र है लेकिन किंतु नागरिकता एकाही है, क्योंकि अमेरिका में तो दोहरी नागरिकता है, तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। तो दूसरा तो 100% गलत हो गया। पूछा क्या है इसने? पूछा है, अच्छा और भी नीचे है, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया सकता। अरे नागरिकता से वंचित तो कर सकते हैं, ठीक है ना, कभी नहीं हो सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? 17वें क्वेश्चन का आंसर है कौन सा सही है, पढ़ लो इसका। फिर इसका पूछा है, देखो ये तो गलत हो गया, सिंपल सी बात है कि बहुत कठिन जो शब्दावली होती है कि ऐसा नहीं हो सकता कभी, वो हमेशा गलत हो जाते हैं, ठीक है ना, तो ये भी गलत हो गया। ऐसा नहीं कि आपने जो 5 तरीकों से नागरिकता प्राप्त की है ना, जो नागरिकता प्राप्त की है 5 तरीकों से, उसको कभी नहीं हटाया जा सकता, हटा सकते हैं, तो ये गलत हो गया। तो भाई तो आपका दूसरा भी गलत हो गया और तीसरा भी गलत हो गया, तो बचा एक, तो एक आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए 371 ए से लेकर 371 आई तक जोड़ा गया है और इसमें इनमें से कोई था भी नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। ठीक है, अब अगला चैप्टर आपका शुरू हो जाता है फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट पर कल हम लोग कल चर्चा करेंगे, और अभी के लिए आज इतना काफी है, ठीक है ना। और अगर कोई प्रश्न आपके मन में चल रहा हो तो प्रश्न पूछे, और लाइक जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें सभी लोग। संदीप, सुनील, प्रियंका, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं उन सबसे गुजारिश है कि सब लोग लाइक कर देंगे फटाफट से और क्लास को शेयर कर देंगे, ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में जुड़ेंगे। अब कोई प्रश्न आपके पास मन में चल रहा हो तो उससे आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न अगर आपके मन में चल रहा हो तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, आपके पास 1 मिनट का समय है पूरा। रुद्रा, एकता त्रिपाठी, मिथुलाल, रोहित राठौर, सुनुल, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई प्रश्न हो आपके पास? कुछ नहीं बेटा संदीप जी, ऐसा कुछ नहीं है। संघवाद का मतलब यही होता है, संघवाद का मतलब होता है विभिन्न राज्य एक संविदा द्वारा, है ना, कई राज्य एक संविदा द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं, इसको हम लोग संघवाद कहते हैं, ठीक है ना। और इसी के तहत जो सरकार बनाई जाती है उसको संघीय सरकार कहते हैं, ठीक है। तो संघ अलग है, फेडरल अलग है।
तो संघ में क्या है, कई राज्य आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि कई राज्य मिल रहे हैं जो उनके बीच में समझौता का परिणाम नहीं होने की वो मिल जाएंगे तो अलग नहीं हो सकते, लेकिन फेडरल में वो अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, माइनस मार्किंग बेटा है बेटा, हाँ आर ओ के पेपर में माइनस मार्किंग है, पहले नहीं होती थी। चलिए आज के लिए इतना काफी है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। क्लास को शेयर कर दीजिएगा और एसएसजी कोचिंग का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको एक बात मैं बता दूं, यदि आपको जीएस लेवल अच्छे लेवल से चाहिए है, बेस्ट लेवल से, तो आप मतलब कि यूपीएससी प्री तक के क्वेश्चन उसमें आपको चाहिए, तो आप वीडियो कोर्स जो बाई करेंगे वो जीएस स्पेशल 16 वाला बाई करेंगे। और यदि आपको वनडे लेवल के लिए चाहिए कि सभी वनडे लेवल के एग्जाम हो जाए जिसमें आरओ और एआरओ का भी पेपर आ जाए, तो आरओ एआरओ के लिए आप ये लीजिएगा वीओडी 16, और वनडे लेवल के चाहिए तो जीएस स्पेशल 19 लीजिएगा वनडे लेवल के लिए। यानी कि समीक्षा अधिकारी से नीचे के जितने एग्जाम होंगे, टेट, सुपर टेट, सी टेट, ये सब जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए जीएस चाहिए, पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए, इन सब के लिए, यूपीएसआई के लिए, इन सब के लिए चाहिए तो आप जीएस स्पेशल 19 ले लेंगे। ठीक है ना। अब इसकी कीमत अभी मात्र 500 रुपए है आज भर के लिए है, कल इसको 1000 रुपए फिर से कर दिया जाएगा।